नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई कहानी अतिथि। एक काठालिया के जमींदार मतीलाल बाबू नौका से सपरिवार अपने घर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर के समय नदी के किनारे की एक मंडी के पास नौका बांधकर भोजन बनाने का आयोजन कर ही रहे थे कि इसी बीच एक ब्राह्मण बालक ने आकर पूछा, बाबू तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सवाल करने वाले की उम्र 15-16 से अधिक ना होगी। मती बाबू ने उत्तर दिया, काठालिया। ब्राह्मण बालक ने कहा, मुझे रास्ते में नंदीग्राम उतार देंगे आप? बाबू ने स्वीकृति प्रकट करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राह्मण बालक ने कहा, मेरा नाम तारापद है। गौरवर्ण बालक देखने में बड़ा सुंदर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और मुस्कुराते हुए ओष्ठाधरों पर सुललित सौकुमार्य झलक रहा था। वस्त्र के नाम पर उसके पास एक मैली धोती थी। उभरी हुई देह में किसी प्रकार का बाहुल्य न था, मानो किसी शिल्पी ने बड़े यत्न से निर्दोष सुडौल रूप में गढ़ा हो। मानो वह पूर्व जन्म में तापस बालक रहा हो और निर्मल तपस्या के प्रभाव से उसकी देह का बहुत सा अतिरिक्त भाग क्षय होकर एक सामर्जित ब्राह्मण से परिस्फुटित हो उठी हो। मतीलाल बाबू ने बड़े स्नेह से उससे कहा, बेटा स्नान कराओ, भोजन आदि यहीं होगा। तारापद बोला, ठहरिए, और वह तत्क्षण निसंकोच भोजन के आयोजन के में सहयोग देने लगा। मतीलाल बाबू का नौकर गैर बंगाली था। मछली आदि काटने में वह इतना निपुण न था। तारापद ने उसका काम स्वयं लेकर थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया, और जो एक तरकारी भी बड़ी थोड़े ही समय में अच्छी तरह से संपन्न कर दिया, और दो एक तरकारी भी बड़ी कुशलता से तैयार कर दी। भोजन बनाने का कार्य समाप्त होने पर तारापद ने नदी में स्नान करके पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारण किया। काठ की एक छोटी सी कंघी लेकर सिर के बड़े बड़े बाल माथे पर से हटाकर गर्दन पर डाल लिए, और जनेऊ का धागा छाती पर लटकाकर नौका पर बैठे मती बाबू के पास जा पहुंचा। मती बाबू उसे नौका के भीतर ले गए। वहां मती बाबू की स्त्री और उनकी 9 वर्षीय कन्या बैठी थी। मती बाबू की स्त्री अन्नपूर्णा इस सुंदर बालक को देखकर स्नेह से उच्छ्वसित हो गई। मन ही मन कह उठी, आहा कितना प्यारा बच्चा है, कहाँ से आया है? इसकी माँ इसे छोड़कर किस प्रकार जीती होंगी? यथा समय मती बाबू और इस लड़के के पास 2 आसन डाले गए। लड़का ऐसा भोजन प्रेमी ना था। अन्नपूर्णा ने उसका अल्पाहार देखकर मन में सोचा कि लजा रहा है। उससे यह वहाँ खाने को बहुत अनुरोध करने लगी, किंतु जब वह भोजन से निवृत्त हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध ना माना। देखा गया लड़का हर काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन ऐसे सहज भाव से करता है कि उसमें किसी भी प्रकार की जिद या हठ का आभास नहीं मिलता। उसके व्यवहार में लज्जा के लक्षण लेस मात्र भी नहीं दिखाई पड़ते। सबके भोजनादि के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बैठाकर प्रश्नों द्वारा उसका इतिहास जानने में प्रवृत्त हुई। कुछ भी विस्तृत विवरण संग्रह नहीं हो सका। बस इतनी सी बात जानी जा सकी कि लड़का 7-8 वर्ष की उम्र में ही स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग आया है। अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तुम्हारी माँ नहीं है? तारापद ने कहा, है। अन्नपूर्णा ने पूछा, वे तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यंत विचित्र प्रश्न समझकर हंसते हुए तारापद ने कहा, प्यार क्यों नहीं करेंगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्न किया, तो फिर तुम उन्हें छोड़कर क्यों आए? तारापद बोला, उनके और भी 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बालक के इस विचित्र उत्तर से व्यथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा, ओ माँ, यह कैसी बात है? 5 अंगुलियां हैं तो क्या एक उंगली त्यागी जा सकती है? तारापद की उम्र कम थी। उसका इतिहास भी उसी अनुपात में संक्षिप्त था, किंतु लड़का बिल्कुल असाधारण था। वह अपने माता पिता का चौथा पुत्र था। शैशव में ही पितृहीन हो गया था। बहुसंतान वाले घर में भी तारापद को सबको अत्यंत प्यारा था। माँ बहन भाई और मोहल्ले के सभी लोगों के से वह अजस्त्र स्नेह लाभ करता था। यहाँ तक कि गुरुजी भी उसे नहीं मारते थे। मारते तो भी बालक के अपने पराये सभी उससे वेदना का अनुभव करते।
ऐसी अवस्था में उसका घर छोड़ने का कोई कारण ना था। जो उपेक्षित रोगी लड़का हमेशा चोरी करके पेड़ों से फल और गृहस्थ से उसका चौगुना प्रतिफल पाता घूमता फिरता, वह भी अपनी परिचित ग्राम सीमा के भीतर अपनी कष्ट देने वाली माँ के पास पड़ा रहा। और समस्त ग्राम का दुलारा यह लड़का एक बाहरी यात्रा दल में शामिल होकर निर्ममता से ग्राम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सब लोग उसका पता लगाकर उसे गांव लौटा लाए। उसकी माँ ने उसे छाती से लगाकर आंसुओं से आर्द्र कर दिया। उसकी बहनें रोने लगी। उसके बड़े भाई ने पुरुष अभिभावक का कठिन कर्तव्य पालन करने के उद्देश्य से उस पर मृदु भाव से शासन करने का यत्न करके अंत में अनुतप्त चित्त से खूब प्रश्रय और पुरस्कार दिया। मोहल्ले की लड़कियों ने उसको घर बुला बुलाकर खूब प्यार किया और नाना प्रलोभनों से उसे वश में करने की चेष्टा की, किंतु बंधन, यही नहीं स्नेह का बंधन भी उसे सहन नहीं हुआ। उसके जन्म नक्षत्र ने उसे गृहहीन कर रखा था। वह जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपनी रस्सी घिसटाती जा रही है, गांव के विशाल पीपल के वृक्ष के तले किसी दूर देश से किसी सन्यासी ने आश्रय लिया है, अथवा बंजारी नदी के किनारे ढालू मैदान में छोटी छोटी चटाइयां बांधकर खपच्चियां झीलकर टोकरियां बनाने में लगे हैं, तब अज्ञात बाह्य पृथ्वी को स्नेहहीन स्वाधीनता के लिए उसका मन बेचैन हो उठता। लगातार 2-3 बार भागने के बाद उसके कुटुंबियों और गांव के लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी। पहले उसने एक यात्रा दल का साथ पकड़ा, जब अधिकारी उसके पुत्र के समान स्नेह करने लगे और जब वह दल के छोटे-बड़े सभी का प्रिय पात्र हो गया। यही नहीं, जिस घर में यात्रा होती उस घर के मालिक, विशेषकर घर की महिला वर्ग, जब विशेष रूप से उसे बुलाकर उसका आदर मान करने लगा, तब एक दिन किसी से बिना कुछ कहे वह भटक कर कहाँ चला गया, इसका फिर कोई पता ना चल सका। तारापद हरिण के छौने के समान बंधन भीरू था और हरिण के ही समान संगीत प्रेमी भी। यात्रा के संगीत ने ही उसे पहले घर से विरक्त किया था। संगीत का स्वर उसकी समस्त ध्वनियों में कंपन पैदा कर देता और संगीत की ताल पर उसके सर्वांग में आंदोलन उपस्थित हो जाता। जब वह बिल्कुल बच्चा था, तब भी वह संगीत सभाओं में जिस प्रकार संयत गंभीर प्रौढ़ भाव से आत्मविस्मृत होकर बैठा बैठा झूमने लगता, उसे देखकर प्रवीण लोगों के लिए हंसी संवरण करना कठिन हो जाता। केवल संगीत ही क्यों, वृक्ष के घने पत्तों के ऊपर जब श्रावण की वृष्टि धारा पड़ती, आकाश में मेघ गरजते, पवन अरण्य में मात्रहीन दैत्य शिशु की भांति क्रंदन करता रहता, तब उसका चित्त मानो उच्छृंखल हो जा उठता। निस्तब्ध दोपहरी में आकाश से बड़ी दूर से चली आती शील की पुकार, वर्षा ऋतु की संध्या में मेढकों का कलरव, गहन रात में श्रृगालों की चीत्कार ध्वनि सभी उसको अधीर कर देते। संगीत के इस मोह से आकृष्ट होकर वह शीघ्र ही एक पांचाली जल लोकगीत गायकों का दल उसमें भर्ती हो गया। मंडली का अध्यक्ष उसे बड़े यत्न से गाना सिखाने और पांचाली कंठस्थ कराने में प्रवृत्त हुआ और उसे अपने वृक्ष पिंजर के पक्षी की भांति प्रिय समझकर स्नेह करने लगा। पक्षी ने थोड़ा बहुत गाना सीखा और एक दिन तड़के उड़कर चला गया। अंतिम बार वह कलाबाजी दिखाने वालों के दल में शामिल हुआ। ज्येष्ठ के अंतिम दिनों से लेकर आषाढ़ के समाप्त होने तक इस अंचल में जगह जगह क्रमानुसार समवेत रूप से अनुष्ठित मेले लगते। उनके उपलक्ष्य में यात्रा वालों ने 2-3 दल पांचाली गायक, कवि नर्तकियां एवं अनेक प्रकार की दुकानें छोटी छोटी नदियों, उपनदियों के रास्ते नौकाओं द्वारा एक मेले के समाप्त होने पर दूसरे मेले में घूमती रहती। पिछले वर्ष से कलकत्ता की एक छोटी कलाबाज मंडली इस पर्यटनशील मेले के मनोरंजन में योग दे रही थी। तारापद ने पहले तो नौकारूढ़ दुकानदारों के साथ मिलकर पान की गिलौरियां बेचने का भार लिया। बाद में अपने स्वाभाविक कौतूहल के कारण इस इस कारण कलाबाज दल के अद्भुत व्यायाम नैपुण्य से आकृष्ट होकर उसमें प्रवेश किया। तारापद ने अपने आप अभ्यास करके अच्छी तरह बंसी बजाना सीख लिया था। करतब दिखाने के समय वह द्रुत ताल पर लखनवी ठुमके के सुर में बंसी बजाता। यही उसका एकमात्र काम था। उसका आखिरी पलायन इसी दल से हुआ था। उसने सुना था कि नंदीग्राम के जमींदार बाबू बड़ी धूमधाम से एक शौकिया यात्रा दल बना रहे हैं,
अतः वह अपनी छोटी सी पोटली लेकर नंदीग्राम की यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसी समय उसकी भेंट मती बाबू से हो गई। एक के बाद एक नाना दलों में शामिल होकर भी तारापद ने अपनी स्वाभाविक कल्पना प्रवण प्रकृति के कारण किसी भी दल की विशेषता प्राप्त नहीं की थी। वह अंतःकरण से बिल्कुल निर्लिप्त और मुक्त था। संसार में उसने हमेशा से कई बेहूदी बातें सुनी और अनेक अशोभन दृश्य देखे, किंतु उन्हें उसके मन में संचित होने का रत्ती भर अवकाश न मिला। उस लड़के का ध्यान किसी और न था। अन्याय बंधनों की भांति किसी प्रकार का अभ्यास बंधन भी उसके मन को बाध्य ना कर सका। वह उस संसार में पंकिल जल के ऊपर शुभ पक्ष राजहंस की भांति तैरता फिरता। कौतूहलवश भी वह जितनी बार डुबकी लगाता, उसके पंख ना तो भीग पाते थे, ना मलिन हो पाते थे। इसी कारण इस गृह त्यागी लड़के के मुख पर एक शुभ स्वाभाविक तारुण्य अम्लान भाव से झलकता रहता। उसकी यही मुखश्री देखकर प्रवीण दुनियादार मतीलाल बाबू ने बिना कुछ पूछे, बिना संदेह किए बड़े प्यार से उसका आह्वान किया था। भोजन समाप्त होने पर नौका चल पड़ी। अन्नपूर्णा बड़े स्नेह से ब्राह्मण बालक से उसके घर की बातें, उसके स्वजन कुटुंबियों का समाचार पूछने लगी। तारापद ने अत्यंत संक्षेप में उनका उत्तर देकर बाहर आकर परित्राण पाया। बाहर परिपूर्णता की अंतिम सीमा तक भरकर वर्षा नदी ने अपने आत्मविस्मृत उद्दाम चांचल्य से प्रकृति माता को मानो उद्विग्न कर दिया था। मेघमुक्त धूप में नदी किनारे की अर्ध निमग्न काशदृढ़ श्रेणी एवं उसके ऊपर सरस सघन ईख के खेत और उससे भी परवर्ती प्रदेश में दूर दिगंत चुंबित नीलांजन वर्ग वन रेखा सभी कुछ मानो किसी काल्पनिक कथा की सोने की छड़ी प्रसिद्ध लोक कथा है। एक राजकुमार ने सोने की छड़ी छुआकर सोई हुई राजकुमारी को जगा दिया था। चांदी की छड़ी छुआने से वह सो जाती थी। सोने की छड़ी प्रेम जागृत अवस्था का प्रतीक है। उसी के स्पर्श से सद्य जागृत नवीन सौंदर्य की भांति नीरव नीलाकाश की मुग्ध दृष्टि के सम्मुख परिस्फुटित हो उठा हो। सभी कुछ मानो संजीव स्पंदित प्रलभ प्रकाश में उद्भासित हो, नवीनता से मसृण और प्राचुर्य से परिपूर्ण हो। तारापद ने नौका की छत पर पाल की छाया में जाकर आश्रय लिया। ढालू हरा मैदान, पानी से भरे पाट के खेत, गहन श्याम लहराते हुए आवन, हेमंतकालीन धान, घाट से गांव की ओर जाने वाले सकरे रास्ते, सघन वन वेष्टित छायामय गांव एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने से निकलने लगे। जल स्थल आकाश चारों ओर यही गतिशीलता, सजीवता, मुखरता, आकाश पृथ्वी की यह व्यापकता और वैचित्र एवं निर्लिप्त सुदूरता, यह अत्यंत विस्तृत, चिरस्थायी, निर्निमेष, नीरव, वाक्य विहीन विश्व तरुण बालक के परमात्मीय थे। पर फिर भी वह इस चंचल मानव को क्षण भर के लिए भी स्नेह बाहुओं में बांध रखने की कोशिश नहीं करता था। नदी के किनारे बछड़े पूंछ उठाए हुए दौड़ रहे थे। गांव का टट्टू घोड़ा रस्सी से बंधे अपने अगले पैरों केवल कूदता हुआ घास चरता फिर रहा था। मछरंग पक्षी मछुआरों के जाल बांधने के बांस के डंडे से बड़े वेग से पानी में झप से कूदकर मछली पकड़ रहा था। लड़के पानी में खेल रहे थे। लड़कियां उच्च स्वर से हंसती हुई बातें करती हुई छाती तक गहरे पानी में अपना वस्त्रांचल फैलाकर दोनों हाथों से उसे धो रही थी। आंचल कमरे में खोसे मछुआरी ने डलिया लेकर मछुआरों से मछली खरीद रही थी। इन सबको वह चिर नूतन अश्रांत कौतूहल से बैठा देखता था। उसकी दृष्टि की पिपासा किसी भी तरह निर्वृत्त नहीं होती थी। नौका की छत पर जाकर तारापद ने धीरे धीरे खिबैया माझियों से बातचीत छेड़ दी। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार वह मल्लाहों के हाथ से लग्गी लेकर खुद ही ठेलने लग जाता। माझियों को जब तंबाकू पीने की जरूरत पड़ती, तब वह स्वयं जाकर हाल संभाल लेता। जब जिधर हाल मोड़ना आवश्यक होता, वह दक्षता पूर्वक संपन्न कर देता। संध्या होने के कुछ पूर्व अन्नपूर्णा ने तारापद को बुलाकर कहा, रात में तुम क्या खाते हो? तारापद बोला, जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ, रोज खाता भी नहीं। इस सुंदर ब्राह्मण बालक के आतिथ्य ग्रहण करने की उदासीनता अन्नपूर्णा को थोड़ी कष्टकर प्रतीत हुई। उनकी बड़ी इच्छा थी कि खिला पिलाकर पहना ओढ़ाकर इस गृहच्युत यात्री बालक को संतुष्ट करे, किंतु किससे वह संतुष्ट होगा, यह वे नहीं जान सकी।
नौकरों को बुलाकर गांव से दूध, मिठाई आदि खरीद मंगाने में अन्नपूर्णा ने धूमधाम मचा दी। तारापद ने पेट भर भोजन तो किया, किंतु दूध नहीं पिया। मौन स्वभाव मतीलाल बाबू तक ने उससे दूध पीने का अनुरोध किया। उसने संक्षेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। नदी पर 2-3 दिन बीत गए। तारापद ने भोजन बनाने, सौदा खरीदने से लेकर नौका चलाने तक सब कामों में स्वेच्छा और तत्परता से योग दिया। जो भी दृश्य उसकी आंखों के सामने आता, उसी ओर तारापद की कौतूहलपूर्ण दृष्टि दौड़ जाती। जो भी काम उसके हाथ लग जाता, उसी की ओर वह अपने आप आकर्षित हो जाता। उसकी दृष्टि, उसके हाथ, उसका मन सर्वदा ही गतिशील बने रहते। इसी कारण वह नित्य चलायमान प्रकृति के समान सर्वदा निश्चिंत उदासीन रहता, किंतु सर्वदा क्रियासक्त भी। यूँ तो हर मनुष्य की अपनी एक स्वतंत्र अधिष्ठान भूमि होती है, किंतु तारापद इस अनंत नीलांबर वाही विश्व प्रवाह की एक आनंदोज्ज्वल तरंग था। भूत भविष्य के साथ उसका कोई संबंध न था। आगे बढ़ते जाना ही उसका एकमात्र काम था। इधर बहुत दिन तक नाना संप्रदायों के साथ योग देने के कारण अनेक प्रकार की मनोरंजनी विद्याओं पर उसका अधिकार हो गया था। किसी भी प्रकार की चिंता से आच्छन्न न रहने के कारण उसके निर्मल स्मृति पट पर सारी बातें अद्भुत सहज ढंग से अंकित हो जाती। पांचाली कथा, कीर्तन गान, जात्राभिनय के लंबे अवतरण उसे कंठस्थ थे। मतीलाल बाबू अपने नित्य प्रति की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या समय अपनी पत्नी और कन्या को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। लवकुश की कथा की भूमिका चल रही थी। तभी तारापद अपना उत्साह संवरण न कर पाने के कारण नौका की छत से उतर आया और बोला, किताब रहने दे, मैं लवकुश का गीत सुनाता हूँ, आप सुनते चलिए। यह कहकर उसने लवकुश की पांचाली शुरू कर दी। बांसुरी के समान सुमिष्ट उन्मुक्त स्वर पर आकर झुक पड़े थे। उस नदी नीर की संध्याकाश में हास्य, करुणा और संगीत का एक अपूर्व रस स्रोत प्रवाहित होने लगा। दोनों इस निस्तब्ध किनारे कौतूहलपूर्ण हो उठे। पास से जो सारी नौकाएं गुजर रही थी, उनमें बैठे लोग क्षण भर के लिए उत्कंठित होकर उसी ओर कान लगाए रहे। जब गीत समाप्त हो गया तो सभी ने व्यथित चित्त से लंबी सांस लेकर सोचा, इतनी जल्दी यह क्यों समाप्त हो गया। सजल नयना अन्नपूर्ण की इच्छा हुई कि उस लड़के को गोद में बिठाकर छाती से लगाकर उसका माथा चूम ले। मतीलाल बाबू सोचने लगे, यदि इस लड़के को किसी प्रकार अपने पास रख सकूं तो पुत्र का अभाव पूरा हो जाए। केवल छोटी बालिका चारुशसी का अंतःकरण ईर्ष्या और विद्वेष से परिपूर्ण हो उठा। चारुशसी अपने माता पिता की इकलौती संतान और उनके स्नेह की एकमात्र अधिकारिणी थी। उसकी धुन और हठ की कोई सीमा न थी। खाने पहनने, बाल बनाने के संबंध में उसका स्वतंत्र मत था, किंतु उसके मन में तनिक भी स्थिरता नहीं थी। जिस दिन कहीं निमंत्रण होता, उस दिन उसकी माँ को भय रहता कि कहीं लड़की साज श्रृंगार को लेकर कोई असंभव जिद ना कर बैठे। यदि दैवात कभी केस बंधन उसके मन से अनुकूल ना हुआ, तो फिर उस दिन चाहे जितनी बार बाल खोलकर, चाहे जितने प्रकार से बांधे जाते, वह किसी तरह संतुष्ट ना होती और अंत में रोना धोना मच जाता। हर बात में यही दशा थी। पर कभी कभी जब चित्त प्रसन्न रहता, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना होती। उस समय वह प्रचुर मात्रा में स्नेह प्रकट करके अपनी माँ से लिपटकर, चूम कर, हंसती हुई उसे एकदम परेशान कर डालती। यह छोटी बालिका एक दुर्भेद्य पहेली थी। यह बालिका अपने दुर्बोध्य हृदय के पूरे वेग का प्रयोग करके मन ही मन विषम ईर्ष्या से तारापद का निरादर करने लगी। माता पिता को भी पूरी तरह से उद्विग्न कर डाला। भोजन के समय रोदनोन्मुखी होकर भोजन के पात्र को ठेल कर फेंक देती। खाना उसको रुचिकर नहीं लगता। नौकरानी को मारती, सभी बातों में अकारण शिकायत करती रहती। जैसे जैसे तारापद की विद्याएं उसका एवं अन्य सबका मनोरंजन करने लगी, वैसे ही वैसे मानो उसका क्रोध बढ़ने लगा। तारापद में कोई गुण है, इसे उसका मन स्वीकार करने से विमुख रहता, और उसका प्रमाण जब प्रबल होने लगा, तो उसके असंतोष की मात्रा भी बढ़ गई। तारापद ने जिस दिन लव को उसका गीत सुनाया, उस दिन अन्नपूर्णा ने सोचा, संगीत के से वन के पशु तक वश में आ जाते हैं, और शायद मेरी लड़की का भी मन पिघल गया है। उसने पूछा, चारू कैसा लगा? उसने कोई उत्तर दिए बिना बड़े जोर से सिर हिला दिया।
भाषा में इस मुद्रा का तर्जुमा करने पर यह रूप होता जरा भी अच्छा नहीं लगा और ना कभी अच्छा लगेगा। चारू के मन में ईर्ष्या का उदय हुआ। यह समझकर उसकी माँ ने चारू के सामने तारापद के प्रति स्नेह प्रकट करना कम कर दिया। संध्या के बाद जब चारू जल्दी जल्दी खाकर सो जाती, तब अन्नपूर्णा नौका कक्ष के दरवाजे के पास आकर बैठती और मति बाबू और तारापद बाहर बैठते। अन्नपूर्णा के अनुरोध पर तारापद गाना शुरू करता। उसके गाने से जब नदी के किनारे की विश्राम निरता ग्राम से संध्या के विपुल अंधकार में मुग्ध निस्तब्ध हो जाती और अन्नपूर्णा को का कोमल हृदय स्नेह और सौंदर्य रस से छलकने लग जाता, तब सहसा चारू बिछौने से उठकर तेजी से आकर सरोज रोती हुई कहती, माँ तुमने क्या शोर मचा रखा है, मुझे नींद नहीं आती। माता पिता उसको अकेला सुलाकर तारापद को घेर कर संगीत का आनंद ले रहे हैं। यह उसे एकदम असह्य हो उठता। इस दीप्त कृष्ण नयना बालिका की स्वाभाविक उग्रता तारापद को बड़ी मनोरंजक प्रतीत होती। उसने इसे कहानी सुनाकर, गाना गाकर, बंसी बजाकर वश में करने की बहुत चेष्टा की, किंतु किसी भी प्रकार सफल ना हुआ। केवल जब मध्याह्न में तारापद नदी में स्नान करने उतरता, परिपूर्ण जलराशि में अपनी गौरवर्ण सरल कामनीय देह को तैरने की अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं में संचालित करता, तरुण जल देवता के समान शोभा पाता, तब बालिका कौतूहल आकर्षित हुए बिना ना रहता। वह इसी समय की प्रतीक्षा करती रहती, किंतु आंतरिक इच्छा का किसी को भी पता ना चलने देती, और यह अशिक्षापटु अभिनेत्री ध्यानपूर्वक ऊनी गुलबंदू बुनने का अभ्यास करती हुई बीच-बीच में मानो अत्यंत उपेक्षा भरी दृष्टि से तारापद की संतरण लीला देखा करती। नंदीग्राम कब छूट गया, तारापद को पता ना चला। विशाल नौका अत्यंत मृदु मंद गति से कभी पाल तानकर, कभी रस्सी खींचकर अनेक नदियों की शाखा प्रशाखाओं में होकर चलने लगी। नौकारोहियों के दिन भी इन सभी नदी उपनदियों के समान शांति सौंदर्यपूर्ण वैचित्र के बीच सहज सौम्य गति से मृदुमिष्ट कल स्वर में प्रवाहित होने लगे। किसी को किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी। दोपहर को स्नानागार में बहुत समय व्यतीत होती और इधर संध्या होते बहुत बड़े दिखने वाले किसी गांव के किनारे घाट के समीप छिल्ली मंद्रित खद्योतखचित वन के पास नौका बांध दी जाती। इस प्रकार 10 एक दिन में नौका कठालिया पहुंची। जमींदार के आगमन से घर से पालकी और टट्टू घोड़ों का समागम हुआ और हाथ में बांस की लाठी धारण किए सिपाही चौकीदारों के दल ने बार बार बंदूक की खाली आवाज से गांव के उत्कंठित काक समाज को यत परोनास्ति मुखर कर दिया। इस सारे समारोह में समय लगा। इस बीच में तारापद ने तेजी से नौका से उतरकर एक बार सारे गांव का चक्कर लगा डाला। किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दीदी, किसी को मौसी कहकर 2-3 दिन में सारे गांव के साथ सौहार्द बंधन स्थापित कर लिया। कहीं भी उसके लिए स्वभावतः कोई बंधन न था। इससे तारापद ने देखते देखते थोड़े ही दिनों में गांव के समस्त हृदयों पर अधिकार कर लिया। इतनी आसानी से हृदय हरण करने का यह कारण था कि तारापद हरेक के साथ उसका अपना बनकर स्वाभाविक रूप से योग दे सकता था। वह किसी भी प्रकार के विशेष संस्कारों के द्वारा बंधा हुआ नहीं था, अतएव सभी अवस्थाओं में और सभी कामों में उसमें एक प्रकार की सहज प्रवीणता थी। बालकों के लिए वह बिल्कुल स्वाभाविक बालक था और उनमें श्रेष्ठ और स्वतंत्र। वृद्धों के लिए वह बालक ना रहता, किंतु मूर्खा भी नहीं। चरवाहे के साथ चरवाहा था, फिर भी ब्राह्मण। हरेक के हर काम में वह चिरकाल के सहयोगी के समान अभ्यस्त भाव से हस्तक्षेप करता। हलवाई की दुकान पर बैठकर साल के पत्ते से संदेश पर बैठी मक्खियाँ उड़ाने लग जाता। मिठाइयाँ बनाने में भी पक्का था। करघे का मर्म भी उसे थोड़ा बहुत मालूम था। कुम्हार का चाक चलाना भी उसके लिए बिल्कुल नया नहीं था। तारापद ने सारे गांव को वश में कर लिया। बस केवल ग्राम वासिनी बालिका की ईर्ष्या वह अभी तक नहीं जीत पाया था। यह बालिका उग्र भाव से उसके बहुत दूर निर्वासन की कामना करती। यही जानकर शायद तारापद इस गांव में इतने दिन आबद्ध बना रहा, किंतु बालिकावस्था में भी नारी के अंतर रहस्य का भेद जानना बहुत कठिन है। चारूसस ने इसका प्रमाण दिया। ब्राह्मण पुरोहिताइन की कन्या सोनामणि 5 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। वह चारू की समय वयस्का सहेली थी।
अस्वस्थ होने के कारण वह घर लौटी सहेली से कुछ दिन तक भेंट ना कर सकी। स्वस्थ होकर जिस दिन भेंट करने आई, उस दिन प्रायः अकारण ही दोनों सहेलियों में कुछ मनोमालिन्य की नौबत आ गई। चारू ने अत्यंत विस्तार से बात आरंभ की थी। उसने सोचा था कि तारापद नामक अपने नवार्जित परम रत्न को जुटाने की बात का विस्तार पूर्वक वर्णन करके वह अपनी सहेली के कौतूहल एवं विस्मय को सप्तम पर चढ़ा देगी। किंतु जब उसने सुना कि तारापद सोनामणि उसको भाई कहकर पुकारती है, तब उसने सुना कि तारापद ने केवल बांसुरी पर कीर्तन का सुर बजाकर माता और पुत्री का मनोरंजन ही नहीं किया है, सोनामणि के अनुरोध से उसने उसके लिए अपने हाथों से बांस की बांसुरी भी बना दी है। न जाने कितने दिनों से वह उसे ऊंची डाल से फल और कंटक शाखा से फूल तोड़कर देता रहा है। तब चारू के अंतःकरण को मानो तप्त सूल भेदने लगा। चारू समझती थी कि तारापद विशेष रूप से उन्हीं का तारापद था, अत्यंत गुप्त रूप में संरक्षणीय। अन्य साधारण जन केवल उसका थोड़ा बहुत आभास पाएंगे, फिर भी किसी भी तरह उसका समीप्य ना पा सकेंगे। दूर से ही उसके रूप गुण पर मुग्ध होंगे और चारू शशि को धन्यवाद देते रहेंगे। यही अद्भुत दुर्लभ दैवलब्ध ब्राह्मण बालक सोनामणि के लिए सहज हम में हो गया। हम यदि उसे इतना यत्न करके ना लाते, इतने यत्न से ना रखते, तो सोनामणि आदि उसका दर्शन कहाँ से पाती। सोनामणि का भैया शब्द सुनते ही उसके शरीर में आग लग गई। चारू जिस दिन तारापद को मन ही मन विद्वेष बाणों से जर्जर करने की चेष्टा करती रही है, उसी के एकाधिकार को लेकर इतना प्रबल उद्वेग क्यों? किसके सामर्थ्य है जो यह समझे? उसी दिन किसी अन्य तुच्छ बात के सहारे सोनामणि के साथ चारू की गहरी कुट्टी हो गई और वह तारापद के कमरे में जाकर उसकी प्रिय बंसी लेकर उस पर कूद कूद कर उसे कुचलती हुई निर्दयता पूर्वक तोड़ने लगी। चारू जब प्रचंड रोष में इस वंशी ध्वंस कार्य में व्यस्त थी, तभी तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। बालिका की यह प्रलय मूर्ति देखकर उसे आश्चर्य हुआ। बोला, चारू मेरी बंसी क्यों तोड़ रही हो? चारू रक्त नेत्रों और लाल मुख से, ठीक कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, कहकर टूटी हुई बंसी को और दो चार अनावश्यक लाते मारकर उच्छ्रवंशित कंठ से रोते हुए कमरे से बाहर चली गई। तारापद ने बंसी उठाकर उलट पलट कर देखी, उसमें अब कोई दम ना था। अकारण ही अपनी पुरानी बंसी की यह आकस्मिक दुर्गति देखकर वह अपनी हंसी ना रोक सका। चारू शशि दिनों दिन उसके परम कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। उसी कौतूहल का एक और क्षेत्र था, मतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में तस्वीरों वाली अंग्रेजी की किताबें। बाहरी जगत से उसका यथेष्ट परिचय हो गया था, किंतु तस्वीरों में इस जगत में वह किसी प्रकार भी अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर पाता था। कल्पना द्वारा वह अपने मन में बहुत कुछ जमा लेता, किंतु उससे उसका मन किसी प्रकार तृप्त न होता। तस्वीरों की पुस्तकों के प्रति तारापद का यह आग्रह देखकर एक दिन मतीलाल बाबू बोले, अंग्रेजी सीखोगे, तब तुम इन सारी तस्वीरों का अर्थ समझने लगोगे। तारापद ने तुरंत कहा, सीखूंगा। मती बाबू बड़े खुश हुए। उन्होंने गांव के एंट्रेंस स्कूल के हेडमास्टर रामरतन बाबू की प्रतिदिन संध्या समय इस लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। तारापद अपनी प्रखर स्मरण शक्ति एवं अखंड मनोयोग के साथ अंग्रेजी शिक्षा में प्रवृत्त हुआ, मानो वह किसी नवीन दुर्गम राज्य में भ्रमण करने निकला हो। उसने पुराने जगत के साथ कोई संपर्क ना रखा। मोहल्ले के लोग अब उसे ना देख पाते थे। जब वह संध्या के पहले निर्जन नदी तट पर तेजी से टहलते पाठ कंठस्थ करता, तब उसका उपासक बालक संप्रदाय दूर से खिन्नचित्त होकर संभ्रम पूर्वक उसका निरीक्षण करता। उसके पाठ में बाधा डालने का असर साहस कोई न कर पाता। चारू भी आजकल उसे बहुत नहीं देख पाती थी। पहले तारापद अंतापुर में जाकर अन्नपूर्णा की स्नेह दृष्टि के सामने बैठकर भोजन करता था, किंतु इसके कारण कभी कभी देर हो जाती थी। इसीलिए उसने मध्य बाबू से अनुरोध करके अपने भोजन की व्यवस्था बाहर ही करा ली थी। अन्नपूर्णा ने व्यथित होकर इस पर आपत्ति प्रकट की थी, किंतु अध्ययन के प्रति बालक का उत्साह देखकर अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने इस नई व्यवस्था का अनुमोदन कर दिया। तभी सहसा चारू भी जीत कर बैठी, मैं भी अंग्रेजी सीखूंगी।
उसके माता-पिता ने अपनी कन्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विषय समझकर स्नेह मिश्रित हँसी उड़ाई, किंतु कन्या ने इस प्रस्ताव के परिहास से हंस को प्रचुर अश्रु जलधारा से तुरंत पूर्ण रूप से धो डाला। अंत में इस स्नेह दुर्बल निरुपाय अभिभावकों ने बालिका के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार कर लिया। तारापद के साथ-साथ चारू भी मास्टर से पढ़ने लग गई, किंतु पढ़ना-लिखना इस अस्थिर चित्त बालिका के स्वभाव के विपरीत था। वह स्वयं तो कुछ ना सीख पाई, बस तारापद की पढ़ाई में विघ्न डालने लगी। वह पिछड़ जाती, पाठ कंठस्थ ना करती, किंतु फिर भी वह किसी प्रकार तारापद से पीछे रहना ना चाहती। तारापद के उससे आगे निकलकर नया पाठ लेने पर वह बहुत रुष्ट होती, यहाँ तक कि रोने-धोने से भी बाज न आती थी। तारापद की पुरानी पुस्तक समाप्त कर नई पुस्तक खरीदने पर उसके लिए भी नई पुस्तक खरीदनी पड़ती। तारापद छुट्टी के समय स्वयं कमरे में बैठकर लिखता और पाठ कंठस्थ करता। यह उस ईर्ष्यापरायण बालिका से सहन न होता। वह छिपकर उसके लिखने की कॉपी में स्याही उड़ेल देती, कलम चुरा कर रख देती, यहाँ तक कि किताब में जिसका अभ्यास करना होता, उस अंश को फाड़ डालती। तारापद बालिका की यह सारी धृष्टता आमोदपूर्वक सहता, असह्य होने पर मारता, किंतु किसी प्रकार भी उसका नियंत्रण नहीं कर सका। दैवात एक उपाय निकल आया। एक दिन बहुत खींचकर निरुपाय तारापद स्याही से रंगी अपनी लिखने की कॉपी फाड़कर फेंक कर गंभीर खिन्न मुद्रा में बैठा था। दरवाजे के समीप खड़ी चारू ने सोचा, आज मार पड़ेगी, किंतु उसकी प्रत्याशा पूर्ण नहीं हुई। तारापद बिना कुछ कहे चुपचाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी, बारंबार उसके इतने समीप से निकलती कि तारापद चाहता तो अनायास से उसकी पीठ पर थप्पड़ जमा सकता था, किंतु वह वैसा ना करके गंभीर ही बना रहा। बालिका बड़ी मुश्किल में पड़ गई। किसी प्रकार क्षमा प्रार्थना करनी होती है, उस विद्या का उसने कभी अभ्यास ना किया था। अतएव उसका अनुतप्त क्षुद्र हृदय अपने सहपाठी से क्षमा याचना करने के लिए अत्यंत कातर हो उठा। अंत में कोई उपाय ना देखकर फटी हुई लेख पुस्तिका का टुकड़ा लेकर तारापद के पास बैठकर खूब बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा, मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त करके वह उस लेख की ओर तारापद का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की चंचलता प्रदर्शित करने लगी। यह देखकर तारापद हंसी ना रोक सका। वह हंस पड़ा। इस पर बालिका लज्जा और क्रोध से अधीर होकर कमरे में भाग गई। जिस कागज के टुकड़े पर उसने अपने हाथ से दीनता प्रकट की थी, उसको अनंत काल के लिए अनंत जगत से बिल्कुल लोप कर पाती, तो उसका हृदय का गहरा क्षोभ मिट सकता। उधर संकुचित चित्त सोनामणि एक दो दिन अध्ययनशाला के बाहर घूम फिरकर झाँक कर चली गई। सहेली चारुशस्य के साथ सब बातों में उसका विशेष बंधुत्व था, किंतु तारापद के संबंधों में वह चारू को अत्यंत भय और संदेह से देखती। चारू जिस समय अंतःपुर में होती, उसी समय का पता लगाकर सोनामणि संकोच करती हुई तारापद के द्वार पर आकर खड़ी होती। तारापद किताब से मुंह उठाकर सस्नेह कहता, क्यों सोना, क्या समाचार है? मौसी कैसी है? सोनामणि कहती, बहुत दिन से आए नहीं, माँ ने तुमको एक बार चलने के लिए कहा है। कमर में दर्द होने के कारण वे तुम्हें देखने नहीं आ सकती। इसी बीच शायद सहसा चारू आ उपस्थित होती। सोनामणि घबरा जाती। वह मानो छिपकर अपनी सहेली की संपत्ति चुराने आई हो। चारू आवाज को सप्तम पर चढ़ाकर भौं चढ़ाकर मुंह बनाकर कहती, ये सोना, तो पढ़ने के समय हल्ला मचाने आती है। मैं भी जाकर पिताजी से कह देती हूँ। मानो वह स्वयं तारापद की एक प्रवीण अभिभाविका हो, उसके पढ़ने लिखने में लेस मात्र भी बाधा ना पड़े, और मानो दिन रात बस इसी पर उसकी दृष्टि रहती हो। किंतु वह स्वयं किस अभिप्राय से आज समय ही तारापद के पढ़ने के कमरे में जाकर उपस्थित हुई थी, यह अंतर्यामी से छिपा नहीं था, और तारापद भी उसे अच्छी तरह जानता था। किंतु बेचारी सोनामणि डर कर उसे क्षण हजारों झूठी कैफियतें देती। अंत में जब चारू घृणापूर्वक उसको मिथ्यावादिनी कहकर संबोधित करती, तो वह लज्जित, संकित, पराजित होकर व्यथित चित्त से लौट जाती। दयार्त तारापद उसको बुलाकर कहता, सोना, आज संध्या समय मैं तेरे घर आऊंगा। अच्छा। चारू सरपीड़ी के समान फुफकारती हुई उठकर कहती, हाँ जाओगे? तुम्हें पाठ तैयार नहीं करना है? मैं मास्टर साहब से कह दूंगी। चारू की इस धमकी से ना डरकर तारापद एक दो दिन संध्या के समय पुरोहित जी के घर गया था।
तीसरी या चौथी बार चारू ने कोरी धमकी ना देकर धीरे धीरे एक बार बाहर से तारापत के कमरे के दरवाजे की साकत चढ़ाकर माँ के मसाले के बॉक्स का ताला लगाकर लगा दिया था। सारी संध्या तारापत को इसी बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला। गुस्से के कारण तारापत कुछ बोला नहीं और बिना खाए चले जाने की तैयारी करने लगा। उस समय अनुतप्त व्याकुल बालिका हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बारंबार कहने लगी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, फिर ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम जाकर खाना खा लो। उसमें भी जब तारापत बस में ना आया तो वह अधीर होकर रोने लगी। संकट में पड़कर तारापत लौटकर भोजन करने बैठ गया। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिज्ञा की कि वह तारापत के साथ सद्व्यवहार करेगी, फिर कभी उसे क्षण के लिए भी परेशान ना करेगी। किंतु सोनामणि आदि अन्य 5 जनों के बीच आ पड़ते ही ना जाने कब उसे उसका मिजाज बिगड़ जाता कि वह किसी भी प्रकार आत्मनियंत्रण ना कर पाती थी। कुछ दिन जब ऊपर 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 से भलमानसाहत बरतती, तब किसी आगामी उत्कट विप्लव के लिए तारापत सतर्कता पूर्वक प्रस्तुत हो जाता। आक्रमण, हठात तूफान, तूफान के बाद प्रचुर अश्रुवारी वर्षा, उसके बाद प्रसन्न स्निग्ध शांति। इस तरह लगभग 2 वर्ष बीत गए। इतने लंबे समय तक तारापत कभी किसी के पास बंधकर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन एक अपूर्व आकर्षण में बंध गया था। लगता है वयोवृद्धि के साथ उसकी प्रकृति में भी परिवर्तन आरंभ हो गया था और स्थिर बैठे रहकर संसार के सुख स्वच्छंदता का भोग करने की ओर उसका मन लग रहा था। कदाचित उसकी सहपाठिनी बालिका का स्वाभाविक दौरात्म्य, चंचल सौंदर्य, अलक्षित स्वभाव से उसके हृदय पर बंधन फैला रहा था। इधर चारू की अवस्था 11 पार कर गई। मध्य बाबू ने खोजकर अपनी पुत्री के विवाह के लिए 2-3 अच्छे रिश्ते जुटाए। कन्या की अवस्था विवाह के योग्य हुई जानकर मध्य बाबू ने उसका अंग्रेजी पढ़ना और बाहर निकलना बंद करा दिया। इस आकस्मिक अवरोध पर घर के भीतर चारों ने भारी आंदोलन उपस्थित कर दिया। तब अन्नपूर्णा ने एक दिन मध्य बाबू को बुलाकर कहा, पात्र के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते फिरते हो? तारापत लड़का तो अच्छा है और तुम्हारी लड़की भी उसको पसंद है। सुनकर मति बाबू ने बड़ा विस्मय प्रकट किया। कहा, भला यह कभी हो सकता है? तारापत का कुल सेल कुछ भी हो, ज्ञात नहीं है। मैं अपनी इकलौती लड़की को किसी अच्छे घर में देना चाहता हूँ। एक दिन राय ढांगा के बबुओं के घर से लोग लड़की देखने आए। वस्त्र आभूषण पहनकर चारू को बाहर लाने की चेष्टा की गई। वह सोने के कमरे का द्वार बंद करके बैठ गई, किसी प्रकार भी बाहर ना निकली। मति बाबू ने कमरे के बाहर से बहुत अनुनय विनय की, बहुत फटकारा, किसी प्रकार भी कोई परिणाम ना निकला। अंत में बाहर आकर राय डांगा के दूतों से बहाना बनाकर कहना पड़ा कि एकाएक कन्या बहुत बीमार हो गई है, आज दिखाई की रस्म नहीं हो सकेगी। उन्होंने सोचा लड़की में शायद कोई दोष है, इसी से इस चतुराई का सहारा लिया गया है। तब मति बाबू विचार करने लगे, तारापत लड़का देखने सुनने में सब तरह से अच्छा है, उसको मैं घर में ही रख सकूंगा। ऐसा होने से अपनी एकमात्र लड़की को पराये घर नहीं भेजना पड़ेगा। यह भी सोचा कि उनकी अशांत अबाध लड़की का दुरांतपना उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को कितना ही क्षम्य प्रतीत हो, ससुराल वाले नहीं सहन करेंगे। फिर पति पत्नी ने सोच विचार कर तारापत के घर उसके कुल का हाल चाल जानने के लिए आदमी भेजा। समाचार आया कि वंश तो अच्छा है किंतु दरिद्र है। तब मति बाबू ने लड़के की माँ एवं भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने आनंद से उच्छ्वासित होकर सम्मति देने में मुहूर्त भर की भी देर ना की। काठालिया के मति बाबू और अन्नपूर्णा विवाह के मुहूर्त के बारे में विचार करने लगे, किंतु स्वाभाविक गोपनीयता प्रिय सावधान मति बाबू ने बात को गोपनीय रखा। चारों को बंद ना रखा जा सका। वह बीच बीच में बरगी के हंगामे के समान तारापत के पढ़ने के कमरे में जा पहुंचती। कभी रोज, कभी प्रेम, कभी विराग के द्वारा उनके अध्ययन क्रम की निर्भीत शांति को अकस्मात तरंगित कर देती। उससे आजकल इस निर्लिप्त मुक्त स्वभाव से ब्राह्मण के मन में बीच बीच में कुछ समय के लिए विद्युस्पंदन के समान एक अपूर्व चांचल्य का संचार हो जाता। जिस व्यक्ति का हल्का चित्त सर्वदा अचूर्ण अव्याहत भाव से काल स्रोत की तरंग शिखरी पर उतर कर सामने बह जाता,
वह आजकल प्रायः अनन्यमनस्क होकर विचित्र दिवा स्वप्न के जाल में उलझ जाता। वह प्रायः पढ़ना-लिखना छोड़कर मति बाबू की लाइब्रेरी में प्रवेश करके तस्वीरों वाली पुस्तकों के पन्ने पलटता रहा था। उन तस्वीरों के मिश्रण से जिस कल्पना लोक की रचना होती, वह पहले की अपेक्षा बहुत स्वतंत्र और अधिक रंगीन था। चारू का विचित्र आचरण देखकर वह अब पहले के समान परिहास न कर पाता। ऊधम करने पर उसको मारने की बात मन में उदय भी न होती। अपने में यह गूढ़ परिवर्तन, यह आबद्ध आसक्त भाव से अपने निकट एक नूतन स्वप्न के समान लगने लगा। श्रावण में विवाह का शुभ दिन निश्चित करके मध्य बाबू ने तारापद की माँ और भाइयों को बुलवा भेजा। तारापद को यह नहीं बताया। कलकत्ता के फौजी बैंड को पेशगी देने के लिए मुख्तार को आदेश दिया और सामान की सूची भेज दी। आकाश में वर्षा के नए बादल छा गए। गांव की नदी इतने दिन तक सूखी पड़ी थी। बीच-बीच में केवल किसी-किसी गड्ढे में ही पानी भरा रहता था। छोटी-छोटी नौकाएं उस पंकिल जल में डूबी पड़ी थी और नदी की सूखी धारा में बैलगाड़ियों की आवागमन से गहरी लीकें खुद गई थी। ऐसे समय एक दिन पिता के घर से लौटी पार्वती के समान न जाने कहाँ से द्रुतगामिनी जलधारा कल हाथ से करती हुई गांव के शून्य वक्ष पर उपस्थित हुई। नंगे बालक बालिकाएं किनारे आकर ऊंचे स्वर में के साथ नृत्य करने लगे, मानो वे अतृप्त आनंद से बारंबार जल में कूद कूद कर नदी को आलिंगन कर पकड़ने लगे हों। कुट में निवास करने वाली अपनी परिचित प्रिय संगिनी को देखने के लिए बाहर निकल आई। शुष्क निर्जीव ग्राम में ना जाने कहाँ से आकर एक प्रबल विपुल प्राण हिल्लोल ने प्रवेश किया। देश विदेश से छोटी बड़ी लदी हुई नौकाएं आने लगी। बाजार का घाट संध्या समय विदेशी मल्लाहों के संगीत से ध्वनित हो उठा। दोनों किनारे के गांव पूरे वर्ष अपने निर्भीत कोने में अपनी साधारण गृहस्थी के लिए एकाकी दिन बताते हैं। वर्षा के समय बाहरी विशाल पृथ्वी विचित्र पन्योपहार लेकर गैरिक वर्ण जलस्थ में बैठकर इन ग्राम कन्याओं की खोज खबर लेने आती है। इस समय जगत के साथ आत्मीयता के गर्व से कुछ दिन के लिए उनकी लघुता नष्ट हो जाती है। सब सचल सजग और सजीव हो उठते हैं और मौन निस्तब्ध प्रदेश में सुदूर राज्य की कलालाप पदध्वनि आकर चारों दिशाओं को आंदोलित कर देती है। इसी समय कुडूल काटा में नाग बाबुओं के इलाके में विख्यात रथ यात्रा का मेला लगा। ज्योत्सना संध्या में तारापद ने घाट पर जाकर देखा, कोई नौका चरखी लिए, कोई यात्रा करने वालों की मंडली लिए, कोई बिक्री का सामान लिए प्रबल नवीन स्रोत की धारा में तेजी से मेले की ओर चले जा रही है। यात्रा का दल सारंगी के साथ गीत गा रहा है और सम पर हा हा की शब्द की ध्वनि होती है। पश्चिम प्रदेश की नौका के मल्लाह केवल मृदंग और करताल लिए उन्मत्त उत्साह से बिना संगीत के खचमच शब्द से आकाश को विदीर्ण कर रहे हैं। उद्दीपनों की सीमा नहीं थी। देखते देखते पूर्व क्षितिज से सघन मेघराशि ने प्रकांड काला पाल तानकर आकाश के बीच में खड़ा कर दिया। चाँद ढक गया। पूर्व की वायु वेग से बहने लगी। मेघ के पीछे मेघ दौड़ चले। नदी में जल कलकल हास्य से बढ़कर उमड़ने लगा। नदी तीरवर्ती आंदोलित वंशरेणी में अंधकार पूंजीभूत हो उठा। मेढकों ने टर्राना शुरू कर दिया। झिल्ली की ध्वनि जैसी करात लेकर अंधकार को चीरने लगी। सामने आज मानो समस्त जगत की रथ यात्रा हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फहरा रही है, पृथ्वी कांप रही है, मेघ उड़ रहे हैं, वायु दौड़ रहा है, नदी बह रही है, नौका चल रही है, गान स्वर गूंज रहे हैं। देखते देखते गुरु गंभीर ध्वनि में मेघ गरजने लगा। विद्युत आकाश को चीर चीर कर चकाचौंध उत्पन्न करने लगी। सुदूर अंधकार में से मूसलाधार वर्षा की गंध आने लगी। केवल नदी के किनारे एक और काठालिया ग्राम अपनी कुटी के द्वार बंद किए दिया बुझाकर चुपचाप सोने लगा। दूसरे दिन तारापद की माता और भाई आकर काठालिया में उतरे। उसी दिन कलकत्ता से विविध सामग्री से भरी 3 बड़ी नौकाएं काठालिया के जमींदार की कचहरी के घाट पर आकर लगी एवं उसी दिन बहुत सवेरे सोनामणि कागज में थोड़ा अमावट एवं पत्ते के दोने में कुछ अचार लेकर डरती डरती तारापद के पढ़ने के कमरे के द्वार पर चुपचाप आ खड़ी हुई। किंतु उस दिन तारापद नहीं दिखाई दिया। स्नेह प्रेम बंधुत्व के षड्यंत्र बंधन उसको चारों ओर से पूरी तरह से घेरे। इसके पहले ही वह ब्राह्मण बालक
समस्त ग्राम का हृदय चुराकर एकाएक वर्षा की वेदांधकारपूर्ण रात्रि में अशांत विहीन हो उठा। उदासीन जननी पृथ्वी विश्व पृथ्वी के पास चला गया। तो ये थी कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद आप सभी को।